हर साल व्याख्यान का आयोजन होता है और इसी से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इस व्याख्यान का आयोजन हुआ और मैं DN सहाय जी को और दिवाकर जी को दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए विशेष तौर पर आग्रह किया और ये बतलाया कि श्री P साईनाथ जी का लेक्चर होने वाला है। मेरी भी दिलचस्पी थी, इनके बारे में सुनता रहा हूँ, कुछ पढ़ता भी रहा हूँ, तो मेरी भी दिलचस्पी थी। तो इन्होंने आने के लिए कहा, आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। P साईनाथ जी के जो विचार हैं, जो भी कृषि क्षेत्र का संकट है, ग्रामीण क्षेत्र का संकट है, उसके बारे में इनकी एक अनुभव के आधार पर अपनी एक धारणा, एक नहीं अनेक घटनाओं को इन्होंने स्वयं रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट भी किया है पूरा अध्ययन करके। यूं ही कोई रिपोर्ट नहीं किया है कि कहीं गए, कुछ देखा और उसके आधार पर लिख दिया। इनका एक अपना इंसाइट है और उसके बारे में अपनी राय है और आज इनको सुनने में सचमुच आनंद आया और जिस प्रकार से इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया है, ये जानकर और भी खुशी हुई कि कोई तो पत्रकारिता के जगत में भी और बुद्धिजीवियों के बीच भी इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोई राय प्रकट कर रहा है। देखिए, मेरी समझ से जो सबसे बड़ा संकट इस देश में हुआ है वो है ये जो नियो लिबरल इकोनॉमी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में उदारीकरण का दौर आया है, लिबरलाइजेशन का दौर आया है। उस दौर के बाद यानी 90 के दशक से पूरी चीज बदल गई। 90 के दशक के पहले आइडियोलॉजी का भी कोई मतलब था, लोग विचार रखते थे। जो समाज का अंतिम इंसान है उसके प्रति चिंता करते थे। तो जो कुछ भी नीतियां बनती थी, भले ही ठीक ढंग से लागू नहीं हुई, अगर ठीक ढंग से लागू आजादी के बाद से हुई होती तो इतना संकट नहीं आता। लेकिन कुछ भी हो, फिर भी एक जो वैचारिक नजरिया होता है वो लोग अपनाते थे अपने अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के हिसाब से। कोई समाजवादी साम्यवादी विचार अपनाता था, कोई राइट ऑफ सेंटर या राइट इज घोर दक्षिणपंथी विचार अपनाते थे लोग। अब ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो लिखते हैं कि साहब ये जो गरीबी रेखा के नीचे की बात की जाती है ये तो महिमा मंडित करते हैं आप लोग। यानी गरीब होना, यानी उसके लिए जो गरीब है उसी का कसूर है, पूरी व्यवस्था का कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं एक्सट्रीम व्यूज को रखने वाले। तो पहले का जो दौर था उसमें इन बातों की बड़ी अहमियत थी और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि कोई आम आदमी गरीब आदमी के इंटरेस्ट के खिलाफ बोले। कर रहा है कितना वो महत्व नहीं रखता, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये पूरा का पूरा वातावरण बदल गया है 90 के बाद। मैं 89 से सांसद रहा हूँ, 9वीं लोकसभा से, और यहाँ विधायक था, सीधे चला गया। कुछ दिन के बाद वहाँ राज्य मंत्री बन गया, कृषि राज्य मंत्री। तो 9वीं लोकसभा में कोई उठा ज्यादा नहीं, जाते ही जाते सवालों का जवाब दीजिए। चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो संसद वगैरह में जवाब नहीं देते थे, हम ही को देना पड़ता। तो जाते जाते एक विद्यार्थी की तरह पढ़ना पड़ा। हम तो गए थे यहाँ के विधानसभा में, उन्मुक्त विचार रखते थे, ये सोच कर गए थे कि लोकसभा का बड़ा प्लेटफॉर्म है, मौका मिलेगा। तो 9वीं लोकसभा ज़्यादा दिन चली भी नहीं और बाद में जब देवीलाल जी चले गए तो फिर हम रहे, तो वही काम देखना पड़ा। तो उस समय तक तो यानी 85 से चर्चा शुरू हो गई, लेकिन 90 के बाद 91 में जब
10वीं लोकसभा गठित हुई है और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने। जो देश का आर्थिक संकट था उस दौर में एक दवा के तौर पर ये जो लिबरलाइजेशन की नीति अख्तियार की गई, तो हमने देखा है जिस ढंग से हम लोगों की ट्रेनिंग स्टूडेंट लाइफ से जिस प्रकार की थी या स्टूडेंट लाइफ समापन पर है, उसी समय जेपी के नेतृत्व के आंदोलन में भाग लेने का मौका मिला और उस समय से जो हम लोगों की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसके चलते जो हर विषय पर अपना एक विचार होता था, तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के लोग तो थोड़ा सेंट्रिस्ट अप्रोच रहता है और कभी कभी लेफ्ट ऑफ सेंटर का अप्रोच भी उनका रहा करता है। लेकिन जब लिबरलाइजेशन का दौर आया तो फिर जो वहां हम तर्क सुनते थे, कभी कभी तो हंसी आती कि किस प्रकार के तर्क लोग दे रहे हैं। ये जो लिबरलाइजेशन आएगा इससे कितना बड़ा फायदा होगा, नौजवानों को तो सुनहरे सपने उसी समय से दिखाए गए। आज जो सपने बेचने वाले के हाथ में ताकत आ गई, तो ऐसा नहीं है, इसकी बुनियाद उसी दिन पड़ गई जो हमने देखा। तो खैर वो एक अलग विषय है, मैं उसके राजनीतिक पहलू की तरफ जाना ही नहीं चाहता। तो हमने देखा कि धीरे धीरे ये आइडियोलॉजी गौन होता चला गया। अभी साईनाथ जी ने कहा कि 2004 में थोड़ा सा आया, ठीक है, वो लेफ्ट फ्रंट के पास कुछ ताकत थी, कुछ दिन उन्होंने किया, लेकिन आप देख लिए जो माहौल बना देश का, तो आपने देखा है, उस विश्लेषण में जाएंगे ही नहीं, उसके लिए अलग वक्त चाहिए। लेकिन मेरी अपनी धारणा बनी कि अब आइडियोलॉजी पर चर्चा नहीं है, और जो सबसे बड़ा कारण, बहुत लोग कहते हैं बहुत शान से कि आइडियोलॉजी न्यूट्रल पॉलिटिक्स होगी। तो जिस दिन पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी न्यूट्रल हो जाएगी तब तो ये व्यापार बन जाएगा, तो कुछ होगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसको फिर से उस दिशा में लाना, और ये लिबरलाइजेशन के दौर ने उसका एक पहलू ये भी है कि उसने लोगों के लिए, खास करके युवा पीढ़ी के लिए, सब लोगों के लिए तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो अवसर मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि सबों को ये अवसर मिलेगा, तो वो आकृष्ट होते हैं उसकी तरफ। अब जब हम लोगों का दौर था, स्टूडेंट थे, तो कोई सोच नहीं सकता था कि युवावस्था में कोई दकियानुसी विचार का हो सकता, कोई दक्षिणपंथी हो सकता। हार्डली, मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग दक्षिणपंथी विचार रखते थे। छात्र जीवन में मैंने देखा, स्टूडेंट लाइफ, ज्यादातर लोगों का झुकाव प्रगतिशीलता की ओर, समाजवाद, साम्यवाद, जो भी अलग अलग आप कह लीजिए, कोई इंडियन सोशलिज्म में विश्वास कर रहा है, कोई मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में विश्वास कर रहा है, एक अलग बात है। हम लोग लोहिया जी को से प्रभावित थे, लेकिन कोई राइटिस्ट होगा इसके बारे में सोच नहीं, क्योंकि माना जाता था कि अगर आप नौजवान हैं, यूथ है, तो आपका रुझान वामपंथी होना ही है, वरना यूथ का, गर्मी का, क्रांतिकारी होना चाहिए, उसको प्रोग्रेसिव विचार होना चाहिए। विचार उम्र बढ़ने के साथ उम्र ढलती है, तो धीरे 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 भले ही कोई पूजा पाठ की ओर जाएगा या फिर दक्षिणपंथी विचार की ओर भले ही आकृष्ट हो जाए, लेकिन युवावस्था में तो हो ही नहीं सकता। ये वो दौर था, लेकिन हमने देखा ये 90 के बाद ये विचार, ये स्थिति नहीं रही। तो आप जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये भी है, लोग इन चीजों के बारे में जो एक नजरिया हो गया है, अब वो अलग किस्म का नजरिया हो रहा है। हम लोगों ने अपने राज्य में जितना संभव हुआ, ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ सुसाइड्स नहीं होते हैं या नहीं होंगे। जो देश भर का क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा, ये सोचना तो बिल्कुल ही मूर्खता की बात होगी। इम्पैक्ट पड़ेगा, कम या ज्यादा।
और अभी चूंकि हमारी लो कॉस्ट इकोनॉमी है और आज भी बिहार में फर्टिलाइजर की खपत अगर नेशनल एवरेज देखें उससे कम है, पेस्टिसाइड्स की खपत नेशनल एवरेज देखें तो कम है, तो आज भी हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बची हुई है। अभी वो क्रेडिट का फ्लो उस प्रकार नहीं है हमारे बिहार में, कैश क्रॉप की तरफ उस तरह का आकर्षण नहीं है। कुछ लिमिटेड इलाके हैं, कहीं तंबाकू की खेती है, कहीं गन्ना की खेती है, वो लिमिटेड इलाके हैं। लेकिन आमतौर पर जो स्थिति है उसके चलते ऐसा नहीं है कि अगर उन चीज़ों का ज़्यादा प्रसार होगा तो फिर जो डिस्ट्रेस में लोग नहीं जाएं। इसलिए ये सोचना कि बिहार में इसकी संभावना नहीं है। अगर देश की कृषि के संबंध में नीतियाँ या ग्रामीण अंचल के बारे में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में यही नज़रिया रहा तो ये क्राइसिस धीरे 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 सब जगह पहुँचेगा। क्योंकि इन दिनों तो आप देखते हैं कि अर्बनाइजेशन पर बहुत जोर है, विकास का एक पैमाना ये भी हो गया है। अभी तक हम लोग इसलिए बचे हुए कि भाई आज भी 2011 के जनगणना के हिसाब की रिपोर्ट के हिसाब से भी अभी भी हम लोग लगभग 89% रूरल एरिया में ही, अर्बनाइजेशन अभी 11% थी। इसलिए मैं देखता हूं कि थोड़ा क्राइसिस। और दूसरी बात है कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में आज से नहीं एक जमाने से जाते रहे। जब इस देश के बारे में तो छोड़ दीजिए, देश में तो बाहर जाते ही रहे सदैव। ये देश के बाहर मॉरिशस में गए गए, उन इलाकों में कैसे गए सबको मालूम, और किस प्रकार से लोग यहाँ से लोगों को ले गए, जो भी लालच देकर ले गए, तो जाते रहे काम के लिए। माइग्रेशन यहाँ है तो बहुत संकट हुआ तो लोग चल देते हैं। अब बहुत लोग बाहर जो काम करते हैं वो काम यहाँ भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ करने में संकोच होता है और बाहर तो कोई देखता नहीं है तो चले जाते हैं। तो ये सब कुछ समझिए कि एक तरह से ये बचा रहा, ये चीजें ये बचा रही है यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के को और संकटग्रस्त होने से। ये जो स्वभाव है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं यूं ही कारण गिरा रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत टिप्पणी करते हुए। तो इसके चलते इसलिए बिहार में संकट नहीं आ सकता है, इसके बारे में ये बात कहना मुनासिब नहीं। लेकिन हम लोगों ने प्रारंभ से ही ये कोशिश की है, भाई जैसे जमीन और उसकी उर्वरा शक्ति घटती जाएगी। ठीक कहा आपने, हम बिल्कुल सहमत हैं, इन बातों की चर्चा करते रहते हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, उससे उत्पादन बढ़ा और अनाज की उपलब्धता हुई। हम लोग तो बच्चे थे तो BL 480 के अंतर्गत जो गेहूं आता था और कितना घटिया गेहूं होता था, उसका आटा लाल जैसा हो जाता था। उस BL 480 के गेहूं को भी हम लोगों ने देखा है बचपन में। तो खैर उस स्थिति में नहीं है, उससे आगे बढ़े। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना फायदा हुआ, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ इलाके में सिमटा, और लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कई चीजें भी उसकी अपनी उसके साथ जो कमजोरियां थी वो आई हैं। अब किस तरह के वीड्स आ गए पूरे देश में, वहां के सीड के साथ जो वीड्स आया, अब वो किस तरह से फैला हुआ चारों तरफ। यानी उसको काट कर जलाना भी गलत, वो इतना बड़ा पोल्यूटेंट है, तो बड़ी भारी समस्या है। और बेंगलोर में जो इंस्टीट्यूट है हमारे ICR का, वहां तो रिसर्च होता रहता है कि इस वीड्स का एलिमिनेशन कैसे होगा, तो ये सब अलग विषय है। लेकिन फिर भी हुआ, उसका फायदा हुआ, देश को उसका फायदा मिला, लेकिन उसके साथ कई नुकसान भी आए साथ साथ। और उसका नतीजा है कि बिल्कुल पंजाब हरियाणा अब अपने पीक पर पहुंचा हुआ। इसके आगे उनकी अब बढ़ाना है तो और पानी नीचे से निकालिए। अब देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का क्या हाल है उन इलाकों। अंधाधुंध दोहन के चलते जो परिस्थिति हो गई है, और खूब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, खूब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। अब तो और है, जो मैकेनाइजेशन हुआ है तो हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग हो रही है, और फिर अगली फसल की तैयारी के लिए उसमें लोग आग लगा देते हैं। उस आग लगाने से जो इन्वायरमेंट में जितना पोल्यूशन आ रहा है, अभी हमारे बिहार में भी 3-4 जिलों में शुरू हो गया, और उसके चलते इन्वायरमेंट का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है।
और दिल्ली का जो पोल्यूशन है आज, सीएनजी के आने के बाद कुछ घटा था। हम लोग एमपी थे, अपने निवास से पार्लियामेंट जाते थे, तब तक आंख में लहर पैदा हो जाती, लेकिन वो सीएनजी के आने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अब फिर बढ़ गया। तो हो सकता है उसका कारण उस तरह से जलाना, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो वीड्स आ गए इस प्रकार, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही ये ध्यान दिया। हमने एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए, हमारा 76% लोग अभी भी 89% रूरल एरिया में है, 76% लोग एग्रीकल्चर पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। तो जब इतनी बड़ी आबादी उस पर निर्भर है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होगा तभी हमारा विकास टिकाऊ होगा। बाकी सेक्टर में तो अपने आप ग्रोथ होगा, सर्विस सेक्टर हो, यानी सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड उसका ग्रोथ होगा, तभी हमारा जो विकास है वो सस्टेनेबल हो पाएगा और जरूरी है। और वो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा, और हम जिसको यहाँ ग्रोथ विथ जस्टिस कहते हैं, न्याय के साथ विकास, तो उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया और एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया 2008 से 12 के बीच में। और उसमें हम लोगों ने वर्मी को, सीड रिप्लेसमेंट को और कई चीज़ों को बढ़ावा दिया। अच्छे परिणाम आए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के निवास पर बैठक हो रही थी 7 RCR में, और एग्रीकल्चर सेक्टर पर मीटिंग थी, और जो प्रेजेंटेशन हो रहा था तो मेरी तरफ देख करके उन विशेषज्ञ महोदय ने कहा कि बिहार की प्रोडक्टिविटी लोएस्ट। तो मैं मुस्कुराता रहा। अभी कुछ ही दिन हुआ था कामकाज संभाले, वो हमको दिखा करके बता रहे थे मुस्कुराते हुए, तो हमने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहुत दिन तक ये हालात नहीं रहे। और मेरे लिए चुनौती थी, तो सबकी सहमति से, किसानों से, विशेषज्ञों से उसका लाभ मिला। तो हमने फिर दूसरा रोड मैप बनाया है 12 से 17, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आपने लैंड की चर्चा, नए सिरे से सर्वे, सेटलमेंट, चकबंदी, ये सारी बातें, उसके बाद इरिगेशन और उनके लिए सुविधा, बिजली का डेडिकेटेड फीडर, इससे लेकर के प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। और उसी में हम लोगों ने किया कि 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ें, ताकि अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जा सके। सब चीज़ों को देखकर, और जैसा आपने कहा, उसमें हमने अपने असेंबली तक में फाइनल जो ड्राफ्ट था उस पर डिबेट कराया, असेंबली में, काउंसिल में, दोनों जगह, लेजिस्लेचर के दोनों हाउस में डिबेट हुआ। किसानों के साथ लंबी चर्चा हुई, अलग अलग चर्चा हुई। फिर मेरे लेवल पर जो चर्चा हुई, सुबह से लेकर के देर रात शाम तक सबके व्यू पॉइंट्स आए, और हम लोगों ने बनाया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा जोर दिया कि भाई ये फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर नेशनल एवरेज से हम कम यूज कर रहे हैं, इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा जोर दें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ वर्मी कल्चर का इतना बढ़ावा दिया गया, उसका बहुत लाभ हुआ, और कुछ इलाके में तो पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। हमने उसको काफी प्रचारित किया है। साईनाथ जी, हमारे यहाँ ये बिहार शरीफ के बगल में सोसराय का इलाका, पहले से ही आलू का उत्पादन लोग करते रहे। आज नहीं, जब जगजीवन बाबू कृषि मंत्री थे तो उस समय रिले फार्मिंग का कंसेप्ट लाया ICR में। तो जगजीवन बाबू ने कहा था कि भाई आप लोग आज रिले फार्मिंग की बात करते हैं, हमारे बिहार के सोसराय में लोग तो पहले ही से रिले फार्मिंग करते। तो उसी इलाके में एक दो गांव में लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, और आलू, उतने बड़े साइज का आलू बिहार में हमने। कौन कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी घटती है या प्रोडक्शन घटता है? ये गलत बात है। ये वहां साबित कर दिया किसानों ने, और उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उन चीजों को भी बहुत बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात बता दें आपको, जब भारत सरकार में कुछ दिन के लिए कृषि मंत्री थे, ये जो CM फूड है और ये सीड्स हैं, इसको सिंगल हैंडेडली रोका था।
और यहाँ पर तो अभी हाल में अभी की बात नहीं, 2-4 साल हो गया, यहाँ भी लोग ला रहे थे ये बैगन का जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। हमने कहा बैगन में तो हमारे कोई समस्या है नहीं, तो कहेगा जीएम सीड या जीएम सॉल्यूशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का सॉल्यूशन तो तब होगा जब बीमारी लाइलाज हो जाएगी। जब हमारे यहाँ लाइलाज तो छोड़ दीजिए, बीमारी ही नहीं है तो इसकी जरूरत क्या है? ये ठीक कहा आपने, ये जो बीज वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। और यहाँ हमारे यहाँ पूसा में, समस्तीपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा कुछ दिनों में, बहुत दिन से लटका हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि वहीं सेंटर था पहला इस देश में, अंग्रेजों के जमाने में एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट बना था, और वो 34 के अर्थक्वेक के बाद वो शिफ्ट हो गया दिल्ली। वहां भी उसका नाम पड़ा पूसा। पूसा तो कोई जगह का नाम नहीं है, वो पूसा तो थे फिलिप्स ऑफ यूएसए, तो पूसा हो गया, लोगों ने बताया। हम एक बार वहां गए कि भाई पूसा गांव है कहाँ, तो अब रहे नहीं, स्वर्गीय मंजेलाल जी सांसद थे, उन्होंने कहा कि पूसा नाम की कोई जगह नहीं है, फिलिप्स ऑफ यूएसए से पूसा हुआ। तो खैर वहां भी अब पूसा है, राजेंद्र नगर दिल्ली में, वहां आईसीआर स्थापित, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्थापित है। तो वहां जो अभी भी उसका एक सेंटर केंद्र सरकार के अधीन, वहां ट्रायल के लिए ये जीएम क्रॉप लगा दिया था लोगों ने। हमने जब विरोध किया तो रातों रात उस क्रॉप को उखाड़ा गया। हमने कहा भाई यहाँ कैसे ला, स्टेट गवर्नमेंट के बिना सहमति में लिए, विश्वास में लिए। और मेरी आज भी राय है, अब तो खैर धीरे धीरे जो लोग बैठे हैं उनकी राय तो है कि बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड सब कुछ होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई निश्चित धारणा नहीं। तो यहाँ हमने इन सब चीज़ों को कोशिश की है, और आज हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति, हमारी जमीन उस तरह से खराब नहीं हुई है। और अगर इसको हम बनाए रखेंगे उर्वरा शक्ति को, तो ये आगे बहुत समय तक लोगों के लिए ये काम आएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ हम लोग कुछ हद तक कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही है नेशनल कंटेक्स्ट में, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि आज जो नेशनल कंटेक्स्ट में क्राइसिस शुरू हुआ है, आज जो इलाके देश के क्राइसिस से दूर है थोड़ा, वहां तक वो क्राइसिस नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। लेकिन इसका इलाज तो फिर से जो नई पीढ़ी है उसके सोच में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब 30-40 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, और खास करके हम देख रहे हैं कि 20 से 25 साल में ये परिवर्तन आया। अब यूनिवर्सिटी जिस ढंग से चल रही हैं, तो कैसे इम्पैक्ट होगा ये चिंता का विषय है। वरना आप चाहे जितना भी बात कह ले, अभी लोगों के सिर के ऊपर से जारी, मैं तो देखता हूं, हमने खुद देखा है लोगों के बीच में जाकर, आप बात कहिए इस ढंग की, ये सारी बातें लोगों के सिर के ऊपर से चली जा रही है, आप उनके हित में बोल रहे हैं। तो एक जो माहौल बना है पूरे देश में, ये लिबरलाइजेशन के चलते जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आखिरकार अब तो ये फेल होगा। ये रास्ता सही नहीं था, इसको तो फेल करना ही है। और जो लोग, जिन लोगों ने ये नुस्खा तैयार किया अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, और जो संकट है उसको समाप्त करने के लिए, जिन लोगों ने ये नीतियां बनाई है, वो भी कन्विंस्ड हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो। अब उन लोगों को भी लग रहा है कि इसके आगे इससे कुछ होना नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी अपने देश में तो शीर्ष स्तर पर यही चीजें हैं। और आपने तो बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज किया कि भाई जो पैसे की कमी की बात करते हैं, पैसा तो पड़ा हुआ है, कितना पैसा माफ कर रहे, कितना पैसा माफ कर। लेकिन आपने जो बताया, सारी बातें सब जानकार लोगों को मालूम,
लेकिन पब्लिक उसमें नहीं बन पा रहा। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोगों के हित में चीजें हैं वो लोक मुद्दा नहीं बन पा रहा। किसान को और गरीब को कर्ज देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है, ये जनधन योजना है। अब बताइए साहब, जनधन योजना में जितने खाते खुले उसमें जितना पैसा आया वो सब पैसे को मिला दीजिए तो एक आदमी को कर्ज में दे दिया गया। अब आप कल्पना करिए। लेकिन ये अभी मुद्दे नहीं बन रहे, ये मुद्दा नहीं बन पा रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन बातों की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। इन बातों की चर्चा करते जाइए। धीरे धीरे लोग इन बातों को समझेंगे और जो ग्रामीण अंचल में और कृषि के क्षेत्र में जो आज संकट की स्थिति है उसका समाधान कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं हो सकता। और किसी भी चीज के बारे में, जो बीज के बारे में विधेयक आ रहा था, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया उसका। हम लोगों के यहाँ तो भाई जो किसान फसल लगाता है और उसका एक हिस्सा बीज के रूप में रिटेन करता है और यही परंपरा रही है और इसी के चलते हमारी संस्कृति और एग्रीकल्चर, आपने ठीक कहा, ये कोई पेशा थोड़ी है। एग्रीकल्चर में कल्चर शब्द है तो कल्चर है, संस्कृति है। इसलिए आपने सारी बातें कही है और यहाँ पर बैठे हुए लोग तो सब बात समझते ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर बैठे हुए लोग भी अपने अपने ढंग से अगर लोगों के बीच में चर्चा शुरू कर दें तो धीरे धीरे बात बनेगी। ऐसी नहीं है, होता है कभी कभी लोग झांसे में आते हैं, अभी झांसे का दौर है, लेकिन धीरे धीरे ये सब उतर रहा है। साथ साथ सब उतर रहा है। हमने तो काला धन का ऑडियो टेप सुना दिया, हमने कुछ नहीं कहा। बिहार भर में घूम घूम करके हमने ऑडियो टेप सुना दिया कि चुनाव में क्या कहा गया और उसके बाद मन की बात में क्या कहा गया, उसके बाद पार्टी की तरफ से कैसे कहा गया कि जुमला। लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आज कृषि पर बात कर रहे हैं, अभी इसके पहले भी एक और मीटिंग थी हम लोगों की राजनीतिक स्तर पर, उसमें हमने फिर सुनाया एक और साहब। चुनाव के समय में कहा गया था कि जो लागत खर्च आएगा उत्पादन में किसान को, चाहे उसमें बीज का खर्च हो, पानी का खर्च हो, बिजली का खर्च हो, खाद का खर्च हो, सब मिला करके जो लागत खर्च है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और अब वो कहाँ गए? कई किसान संगठन सब लोग मिलकर के गए हैं कोर्ट। ये जो वादा किया गया है इसको पूरा किया जाए। तो सरकार क्या कर रही? उस समय तो आप कह रहे थे 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन अभी भी सीएससीपी के रिकमेंडेशन पर नाम मात्र की वृद्धि कर रहे हैं। धान के लिए हो गया न्यूनतम समर्थन मात्र 50 रुपया क्विंटल, लगभग 3% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में। तो ये सब चीजें जो हो रही है धीरे धीरे किसानों के मन में जाएगी। और मैं समझता हूं कि बिहार में चुनाव के बाद हम समझते हैं कि ये बातें ठीक से जाएगी। चुनाव के टाइम तक लोग कई कारणों से मन उनका बना रहता है कि अभी चाहे जो कह लीजिए, अभी जो कह लीजिए, बात तो आप ठीक कह रहे हैं लेकिन वोट तो वही देते हैं। तो अभी लोग नहीं समझेंगे। अभी हम लोग तो बोलेंगे, शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बातें आएंगी। और ये बातें नहीं आएंगी तो देश तो पूरे संकट में है, इसमें कोई शक नहीं। जब हमारी बड़ी आबादी संकट में है तो देश संकट के बाहर नहीं जा सकता। चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा है और बाकी लोग अगर बेरोजगार रहेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा और कतिपय कारणों से वो अपने जान लेने
की स्थिति में रहेंगे, आत्महत्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, तो इस संकट से कौन उबार सकता है? इस संकट से उबरने के लिए जरूरी है कि हमारी नीतियां बदलें, हमारा नजरिया बदले। और जब तक नजरिए में और नीतियों में परिवर्तन नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत उलटफेर होता रहेगा, स्थिति यही जारी है। और मैं समझता हूं कि वो दौर आएगा और अपने देश की युवा पीढ़ी का ये मोह भंग होगा कि जो कॉरपोरेट जगत ने बहुत सपने दिखाए, कितने लोगों को मिल गया? कितने लोगों को रोजगार मिल गया? कितने पैसे का रोजगार मिल गया? रोजगार पैदा कहां हो रहा है? तो इसका मतलब तो साफ है कि ये जो आर्थिक नीतियां हैं, अब वो रोजगार पैदा नहीं कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में जो युवा पीढ़ी है, उसके मन में धीरे धीरे चिंतन की धारा जरूर उत्पन्न होगी। और मैं समझता हूं कि अंततोगत्वा तो वहीं से रास्ता निकलेगा। जब तक नीति का, नजरिया का, सोच का परिवर्तन नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही है, आप जैसे लोगों को लोग सुनते भी हैं ना, पॉलिटिकल आदमी में तो आधा बात समझने लगता है कि लोग भाई अपना पार्टी का बात कर रहे हैं, लेकिन आप ना बोल, मैं जानता हूं आपके ऊपर स्पष्ट रूप से वैचारिक प्रभाव, लेकिन आप लोग जैसे लोग जाएंगे और यूनिवर्सिटी में लोगों को और छात्रों के बीच में कहेंगे तो इससे बात की शुरुआत होगी। देखिए ना, हम लोगों का जमाना था, लोग आते थे यूनिवर्सिटीज में, उस समय के नोन स्पीकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, हर क्षेत्र के लोग बोलते थे तो स्टूडेंट सुनते थे। अभी तो कुछ होता नहीं, इस तरह की गतिविधियां हो नहीं रही हैं। अब जब गतिविधियां हो नहीं रही तो क्या सुनेगा? वही सुनेगा जो सुनने को मिलता है। अब जो सुनने को इन दिनों मिल रहा है वो सब तो उसी का प्रभाव रहेगा। क्या क्या सुनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ स्थिति बदलेगी, स्थिति बदलेगी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम इन चीजों से वाकिफ हैं। कृषि क्षेत्र की समस्याओं से ही नहीं, बल्कि बिहार जैसे राज्य में कृषि का विकास किस प्रकार से होगा उससे हम अनभिज्ञ नहीं। अपनी सीमा और अपनी समझ के दायरे में जो भी संभव होता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय समय पर आप जैसे विद्वत जनों की बात सुनने के बाद और प्रेरणा मिलती है उससे काम करने की, और काम करने का और मन बनता है। ये शब्दों के साथ आप आए और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, अपनी तरफ से भी स्वागत करता हूँ और आते रहिए। मैं समझता हूँ कि बिहार एक ऐसी जगह है जिसमें वैचारिक रूप से भी उर्वर बहुत है, काफी यहाँ फर्टिलिटी है। यहाँ के लोग देखिए दुनिया भर में हर जगह, तो ऐसी जगहों पर आकर आपको यहाँ के लोगों के बीच में बात कीजिए। और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तो इस मामले में इस तरह की परिचर्चाएं ये कराते रहते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और यहाँ आने के बाद इन्होंने जो 2 सेंटर की बात करी, तो ये 2 सेंटर तो अप्रूव्ड है साहब, ये पहले से अप्रूव्ड है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर कहाँ बात अटकी है। रामेश्वर बाबू भी यहीं बैठे हुए हैं, आप नहीं अटकाए थे रामेश्वर बाबू? याद है कुछ की नहीं याद है, लेकिन देख लीजिए, अटकना नहीं चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट का एक्सपेंशन हो और बढ़े, आगे बढ़े। और देखिए सबसे बड़ी चीज है विकास के लिए, ये बहुत जरूरी चीज है कि मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, और उसके लिए संस्थाओं का होना जरूरी। तो हमारे पास जो संस्थान पहले से हैं वो सिर्फ चले ही नहीं, वो और विकसित हों, विस्तृत हों, इसकी आवश्यकता है। तो जब हमसे पहली बार इन लोगों ने कहा था, हमको लगा कि ठीक आपका आइडिया है, ये संस्थान को, ये सेंटर्स खुलने चाहिए। तो शाही जी सच नहीं, मेरे इंस्पिरेशन पर नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा इतने बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटी नहीं है कि मेरे इंस्पिरेशन पर, क्योंकि आप IPS अफसर भी रहे। तो
ब्यूरोक्रेसी में ये सब आदत है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा फुला देने के लिए, खुश करने के लिए, कि आपकी प्रेरणा से हुआ, भले उसको कुछ नहीं